हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के सेकंड पार्ट को लेकर आई हूँ। इससे पहले के पार्ट पे मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक के तीनों ही सेक्टर्स के बारे में, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों को ही एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ मैंने आपको जीडीपी बताया था कि किस तरह से काउंट की जाती है और जीडीपी काउंट करते समय किस तरह से प्रिकॉशंस रखी जाती हैं कि उसे काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। विद एग्जाम्पल मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों ही सेक्टर्स में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को शेयर किया है, साथ ही साथ इन सेक्टर्स में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, मोर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया जा सकता है और किस तरह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इकनॉमी है हमारी वो ग्रोथ कर सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने करंट में इसके लिए क्या प्रोग्राम चला रखा हुआ है और उसको किस तरह से और ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही है। ओके, जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में आप दोबारा मेरे वीडियोज़ को देखकर अपनी स्टडीज़ को फुल एंड फाइनल रूप दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से शेयर है एम्प्लॉयमेंट का इन तीनों ही सेक्टर्स में। सबसे पहले लगभग प्राइमरी सेक्टर में 75% तक लोग इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बेसिक नीड्स थी और ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन हुआ करती थी और लोग विलेजेस से बिलोंग करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर से में काम करते थे। और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो पार्ट था वो बहुत ही कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये पार्ट बढ़ता गया। लोगों ने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा वर्क करने लगे, क्योंकि इनकी धीरे धीरे इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी और ज़रूरतें बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे अब जाके लगभग 49% तक लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं और बाकी जो 51% लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक तरह का डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है प्राइमरी सेक्टर में। अब देखिए कि किस तरह से ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में पाया जाता है। तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि व्हाट इज़ डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है। When a person is not working up to her full potential, he is to be simply discussed unemployment। क्यों? क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे किसी के पास लैंड है, ज़मीन है, तो उस पर उस परिवार के सभी लोग वर्क करते हैं। उसी पर 2 लोग वर्क करते हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है, उसी पर परिवार के 4 लोग वर्क करते हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है। अगर वो 2 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो लोग वहाँ काम ना करके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्क करें तो शायद वो इकनॉमी को भी और ग्रोथ करा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जो उनकी खुद की अर्न मनी है उसे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किस तरह से इन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत तरीके गवर्नमेंट अपनाती भी है और करने भी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में जैसे डैम कंस्ट्रक्शन है और नहर बनाना है, इस तरह के कामों से इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो फार्मर्स के लिए बढ़ती ही बढ़ती हैं, साथ ही साथ इन कामों को करने वालों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इससे। ओके, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि खेत में पड़े पड़े जो ग्रेन्स हैं वो कहीं पानी बरस गया या आग लग गई तो जल गए या ख़राब हो गए, तो उसके लिए तुरंत ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो। मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा तो तुरंत उस ग्रेन को
या तो स्टोर हाउसेस में या फैक्ट्रीज़ में पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर स्टोरेज किया जाए, स्टोर हाउसेस खोले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये जितना भी फूड ग्रेन है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये ख़राब ना हो, तो दो तरह के फ़ायदे होंगे कि वो ख़राब नहीं होंगे, प्लस उसमें काम करने वालों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उनके लिए उन्हें मिलेगा। उसके अलावा क्रेडिट की व्यवस्था के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें अक्सर ही अपने प्रोडक्शन वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती रहती है, और वो ये मनी अपने आसपास के लोगों से लेते हैं जो उन्हें हाई इंटरेस्ट पर प्रोवाइड होती है। अगर गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट करती है तो लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और साथ ही साथ इन दोनों ही तरह के जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनको कम रेट्स पर या कम इंटरेस्ट पर उन्हें लोन प्रोवाइड हो सकता है, तो उनका उससे भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर भी दो तरह के फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएँ, जैसे कि दाल मिल है, कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को रख के स्टोरेज भी की जा सकती है, ख़राब होने की स्थितियाँ नहीं रहेंगी। साथ ही साथ दाल मिल जैसे जो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनसे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट है जैसे कि और भी अगर न्यू एरियाज़ हम लोग देखें, जैसे टूरिज़्म है, टूरिज़्म में तो बहुत सारे लोग, लगभग 35% तक लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं, और टूरिज़्म से जो इकनॉमी है वो काफ़ी कुछ ग्रोथ करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट इसमें दिखाते हैं कि टूरिज़्म के से कंट्री को बहुत बड़ा पार्ट इकनॉमी में मिलता है। उसके अलावा एजुकेशन है, क्योंकि बहुत से लोग अनएजुकेटेड पाए जाते हैं, अगर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो वो स्किलफुल होंगे और वो इन सेक्टर्स में अच्छे से काम कर पाएंगे। साथ ही साथ आईटी सेक्टर हमारे आसपास बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ, ये आईटी सेक्टर की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर ये नहीं होता तो इस कोरोना काल में आप लोग अपने घरों में बैठे होते और टीचर्स अपने घरों में, और आपकी जो स्टडीज़ हैं वो सफ़र कर जाती। तो इस तरह से तो ये हो गया आपकी नई तरह से एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए इन सेक्टर्स में। अब हम देखें कि अब गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम चला रही है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम, जब से हमारा देश जो आज़ाद हुआ है तब से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने स्टार्ट किए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, पॉवर्टी दूर हो सके और इन सेक्टर्स को ग्रोथ मिल सके। इस समय जो करंट में प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है वो है नरेगा, जिसे आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ एक ही प्रोग्राम है, दो अलग अलग नहीं है। बस इनके नाम में ये अंतर आया है कि नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसी को नेक्स्ट जब दूसरी गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया और उसको नरेगा से मनरेगा कर दिया, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया इसका फुल नेम। ओके, तो अब इस एक्ट के बारे में आप जानिए कि ये क्या है। ये एक्ट है कि इसमें गवर्नमेंट ने 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और सीजनल वर्कर्स हैं। मतलब सीजनल में उन्हें टाइम टू टाइम वर्क मिलता है और कभी कभी वो फ्री रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया, और पहले तो इस पर सर्वे किया गया कि किस फैमिली के लोग सीजनल वर्कर्स में आते हैं और सीजनल वर्क करते हैं। फिर उनको एक कार्ड प्रोवाइड किया गया, उस कार्ड के अकॉर्डिंग जब भी मनरेगा का वर्क होता है तो उन ही फैमिलीज़ के वर्कर्स को पहले बुलाया जाता है और उनसे वर्क कराया जाता है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अगर पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं तो उसमें 100 डेज़ का अगर वर्क दे दिया गया तो गवर्नमेंट ने ये कौन सा बड़ा काम किया। तो इसका भी एक कारण है, वो आप लोग समझ लीजिए कि इसका कारण ये है कि 100 डेज़ का
में ना तो कोई छुट्टियां आती हैं, ना ही संडे ऐड होता है। तो ये अगर पूरे साल की अगर सारी हॉलीडेज़ को हम काउंट करें तो लगभग 60 से 70 डेज़ ऐसे होते हैं जो कि छुट्टियों में चले जाते हैं। कभी कोई फेस्टिवल है, कभी कोई नेशनल फेस्टिवल है, या कुछ भी इस तरह से छुट्टियों में चले जाते हैं, और केवल वर्किंग डेज़ को यहाँ पे काउंट किया गया है। तो लगभग इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 170 डेज़ तो ये हो गए। उसके बाद सीजनल वर्कर, मैंने आपको बताया था कि सीजनल वर्कर्स को दिया जाता है। तो सीजनल वर्कर्स सीज़न में तो वर्क कर ही रहे होते हैं, तो लगभग 3 से 4 महीने वो लोग वहाँ वर्क करते हैं। तो लगभग 120 या 140 डेज़ तक तो वो वहाँ वर्क करते हैं। तो इस तरह से सारा टोटल मिला के लगभग पूरे होल ईयर का वर्क हो जाता है। और इसमें गारंटी क्यों यूज़ किया गया है वर्ड? गारंटी इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट पहले तो गारंटी देती है कि वो वर्क देगी तो लोगों को इनकम होगी और उनकी वो पॉवर्टी में नहीं जिएंगे। साथ ही साथ बाई चांस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाती है, नहीं दे पाती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि अगर वर्क ना भी हो तो लोग पॉवर्टी में ना जिए और उनके पास खाने पीने की सुविधा हो सके। तो इसीलिए गारंटी वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस तरह से तो ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली वर्क चलाया हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि रूरल एरियाज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस तरह से मैंने आप लोगों को इन तीनों ही सेक्टर्स में शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट के बारे में बता दिया, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी बता दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में, या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी लोग फुल वीडियो वॉच करिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही साथ अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।